सब लोग एक गेम वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो गए। स्टार्टिंग में ही मुझे एक यूनिक हिडन टैलेंट इटर्नल पावर मिल गया। ये मेरे टेरिटरी के सारे यूनिट्स को अलाउ करता था कि अगर उन्हें कोई टेम्परेरी बफ मिले तो वो बफ परमानेंट हो जाए। मैं तो दंग रह गया। फिर मैं हैरानी से चिल्ला उठा, एक सिंगल सपोर्ट स्किल परमानेंट गेन्स देती है। ये तो प्रैक्टिकली एक चीट है। पर जिस बात ने मुझे और भी ज्यादा एक्साइट किया वो ये थी कि ये आई सर्वाइवल वर्ल्ड बिल्कुल वही गेम है जो मैं पहले खेल चुका था। अपने गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ इस नए एरा में मैं डेफिनेटली सबसे आगे रह सकता हूँ और अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। हालांकि अगले ही सेकंड अचानक एक औरत मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। वो मेरे लेट बॉस की फियांसे लियाको थी। उसी वक्त सिस्टम का एक प्रॉम्प्ट आया, गेम फैमिली सर्वाइवल मोड स्टार्ट कर रहा है। नया वर्जन एक फैमिली में 4 लोगों तक को ग्रुप करता है। अगर आपके पास कोई रिलेटिव्स नहीं है तो आपको रैंडमली आसपास के लोगों के साथ ग्रुप कर दिया जाएगा। मैं तुरंत समझ गया। इससे पहले मैं अपनी भाभी को अपने बॉस के फ्यूनरल पर ले जा रहा था। गेम ने ठीक उसी वक्त रियलिटी को इन्वेड किया, इसीलिए हम दोनों एक टीम में आ गए थे। पर बहुत जल्दी मेरा ध्यान क्लास सिलेक्शन पैनल की तरफ खींच गया। करेंटली प्लेयर्स 5 क्लासेस में से चूज कर सकते हैं, कोल्ड आयरन मैकेनिक, पोलर वॉरियर, फ्रॉस्ट मेज, रोअर नाइट और स्नो हंटर। अपने गेम एक्सपीरियंस से मुझे पता था कि यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग कोल्ड आयरन मैकेनिक है। हालांकि ये एक लेट गेम क्लास है और शुरुआत में बहुत वीक होती है। जहाँ तक पोलर वॉरियर और स्नो हंटर की बात है वो अर्ली गेम में स्ट्रॉन्ग होते हैं पर लेट गेम में उनमें पावर की कमी होती है। बाकी बचे फ्रॉस्ट मेज और रॉयल नाइट के बीच। रॉयल नाइट एक सपोर्ट क्लास है जो कैजुअली टीममेट्स पर डिपेंड करता है, पर फ्रॉस्ट मेज ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली फ्रॉस्ट मेज क्लास चूज कर ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी क्लास चूज कर ली है। फ्रॉस्ट मेज एलिमेंट एफिनिटी अनलॉक हो गई है, कोल्ड रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है और इनिशियल गियर आपके स्टोरेज में है। उसी वक्त सिस्टम ने वार्न किया, रात होने में 4 घंटे 32 मिनट बाकी हैं। नोविस प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान कोई भी मॉन्स्टर कैंप पर अटैक नहीं करेगा। नोविस प्रोटेक्शन बाकी है 5 दिन 17 घंटे तक। ये देखकर मैंने फ्रॉन किया। अभी का टेम्परेचर पहले से ही -32 है और रात में ये 20 डिग्रीज और गिर जाएगा। ठंड से बचने के लिए हम मेनली कैंप फायर्स और लॉर्ड्स कैबिन पर डिपेंड करते हैं। कैंप फायर भी लेवल 1 पर है। ये 10 मीटर के रेडियस में टेम्परेचर 5 से 20 तक बढ़ाता है, जो कि बस काम चलाओ है। टूटा हुआ लॉर्ड्स कैबिन, इसे रिपेयर करने के लिए अभी भी स्टोन्स और वुड चाहिए थे। कोइंसिडेंटली कैंप के फायर के पास व्हाइट स्टोन्स और कटी हुई लकड़ियों का ढेर था। जैसे ही मैं उन्हें इकट्ठा करने ही वाला था, लियाको ने आखिरकार सिस्टम मैसेज को समझ लिया और बोली, आंग, उस नोटिफिकेशन ने मुझे एक क्लास पिक करने को कहा। मुझे क्या चूज करना चाहिए? भाभी, आप रॉयल नाइट चूज करो। असल में इस एडवाइस के पीछे मेरा एक सेल्फिश मोटिव था। रॉयल नाइट्स के पास लेट गेम में बहुत सारे पावरफुल बफ्स होते हैं। उनके इफेक्ट्स छोटे होते हैं, पर मेरी इटर्नल पावर टैलेंट के साथ मैं इन बफ्स को एक परमानेंट स्टेट में बदल सकता हूँ। सोचो, एक ऐसी आर्मी जिसके पास परमानेंट बफ्स स्टैक्ड हों, उनकी कॉम्बैट पावर कितनी टेरिफाइंग होगी। लियाको ने इस अनजान दुनिया में मेरे डिसीजन पर डाउट नहीं किया। मैं अकेला इंसान था जिसे वो यहाँ जानती थी। फिर मैंने एक स्टार्टिंग सप्लाई बॉक्स खोला एंड उसके अंदर से मुझे ब्रेड, एक स्टोन एक्स और एक स्टोन हैमर मिला। मैंने तुरंत लॉर्ड्स कैबिन को रिपेयर करना शुरू करने के लिए सप्लाईज कलेक्ट की। क्योंकि लियाको हेल्प करना चाहती थी तो मैंने उसे फायर को अपग्रेड करने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करवाए। जल्दी ही कैंप फायर लेवल 2 तक अपग्रेड हो गया। वार्मथ रेडियस 20 मीटर तक एक्सपैंड हो गई। इस बीच लॉर्ड्स कैबिन पूरी तरह से बन चुका था। टेरिटरी इंटरफेस अनलॉक। कांग्रेचुलेशंस, अब आप और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया और आगे बताया, क्योंकि आप इस सर्वर पर लॉर्ड्स कैबिन बनाने वाले पहले सर्वाइवर हैं, आपको स्किल बुक रिवॉर्ड की जाती है। फ्रॉस्ट हीलिंग। फ्रॉस्ट हीलिंग मेंटल एनर्जी कंज्यूम करती है 3 सेकंड के लिए, 0.8 HP पर सेकंड रिस्टोर करने के लिए। ऐसी स्किल बुक्स बहुत रेयर होती हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड बोनस था। फिर मैंने अपना पर्सनल पैनल खोला, बिल्डिंग टैब पर गया और पोलर वर्कर कैबिन चूज किया। पोलर वर्कर कैबिन पोलर वर्कर समन करता है जो कि आपका काम करते हैं, लेकिन उन्हें समन करने के लिए फूड चाहिए होता है। कैपेसिटी 4 लोगों की होती है और रिपेयर टाइम 45 मिनट्स होता है। ज्यादा लोगों को असाइन करने से रिपेयर टाइम फास्ट हो जाएगा। गेम एक्सपीरियंस के बेसिस पर सबसे बेस्ट फर्स्ट मूव है पोलर वर्कर्स कैबिन को सबसे पहले बनाना। इसीलिए मैंने लियाको को हेल्प करने के लिए बुलाया। जल्दी ही कैबिन पूरी तरह रिपेयर हो गया। उसी वक्त सिस्टम ने एक और प्रॉम्प्ट दिया, आप पोलर वर्कर कैबिन बनाने वाले पहले सर्वाइवर हैं। रिवॉर्ड 50 लोव्स ऑफ ब्रेड। मैं खुशी से पागल हो गया। रिक्रूटिंग। एक पोलर वर्कर 5 फूड लेता है। इस रिवॉर्ड के साथ मैं बिना किसी प्रेशर के आराम से चारों वर्कर्स को रिक्रूट कर
सकता हूँ। हालांकि वर्कर्स के अपने नाम थे, लेकिन कन्वीनियंस के लिए मैंने उनका नाम डावेंग, अरवेंग, सांजुआंग और सुआंग रख दिया। मैंने दोबारा बिल्डिंग पैनल चेक किया। मैं अभी भी एक इंडोर स्टोव, एक लंबर यार्ड, एक टेलर शॉप आदि बना सकता था, पर इन सब के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे। इसीलिए मैंने डायरेक्टली डावेंग और अरवेंग को लकड़ी काटने और साजुआंग और सुआंग को स्टोन्स माइन करने भेज दिया। रही बात लियाकू और मेरी, हमने एग्जिस्टिंग मटेरियल्स का यूज करके कैंप फायर को लेवल 3 तक अपग्रेड किया। फिर हम अंदर गए एक स्टोव और कुछ सिंपल फर्नीचर बनाने के लिए। ये सब करने के बाद मैंने चैन की सांस ली और चैट पैनल चेक किया। वर्ल्ड चैनल ओपन करने पर मैंने देखा लगभग सभी लोग कंप्लेन कर रहे थे और लॉस्ट फील कर रहे थे। मैंने सोचा कि मेरे अलावा शायद किसी और ने ये गेम नहीं खेला था। तभी दावेंग की आवाज बाहर से आई। मुझे देखते ही उसने जल्दी से कहा, लॉर्ड, बाहर जंगल में एक जाइंट स्नेक है। दावेंग को उसने काट लिया था और वो मर रहा था। मैंने जल्दी से दावेंग का पैनल खोला और देखा उसकी एचपी आधी हो चुकी थी, एक एक्टिव पॉइजन स्टेटस के साथ। पर मुझे राहत मिली कि ये सिर्फ लेवल 1 पॉइजन था। लियाकू को बस प्योरिफिकेशन कास्ट करना था और लियाकू ने धीरे से कहा, हॉली ब्लेस यू, जिसने इंस्टेंटली डावेंग का पॉइजन ठीक कर दिया। उसी वक्त मैंने फ्रॉस्ट हीलिंग कास्ट की। मैंने डावेंग के सर के ऊपर ग्रीन +2 नंबर्स पॉपअप होते देखे। फ्रॉस्ट हीलिंग कास्ट सक्सेसफुली। टैलेंट इटर्नल पावर एक्टिवेटेड। स्किल का इफेक्ट अब परमानेंट है। मैं शॉक रह गया। एक हीलिंग स्पेल भी परमानेंट बफ बन सकती है, पर मैं तुरंत एक्साइट हो गया। इसका मतलब है डावेंग अब एक फ्रंट लाइन टैंक है जिसके पास इनफाइनाइट रीजनरेशन है और वो अब प्रैक्टिकली इनविंसिबल बन चुका है। अपने अंदर पावर फील करके डावेंग ने रिस्पेक्टफुली कहा, थैंक यू माय लॉर्ड, आपकी पावर सच में बहुत बड़ी और महान है। फिर सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया, डावेंग की लॉयल्टी 70 से 80 बढ़ गई है। मैंने सोचा क्या ये हीलिंग स्पेल लियाकू और मुझ पर भी काम करेगा, तो मैंने फ्रॉस्ट हीलिंग उस पर कास्ट की। बिल्कुल, सिस्टम ने दोबारा प्रॉम्प्ट दिया, फ्रॉस्ट हीलिंग एक परमानेंट स्टेटस बन गया है। हम दोनों हैरान थे, ये एबिलिटी तो ब्रोकन है। फिर मैं इसे खुद पर कास्ट करना चाहता था, पर मेरा दिमाग अचानक चकरा गया। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मेंटल एनर्जी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। पर कोई बात नहीं, मैं बस इनफाइनाइट ड्रैगन, दावेंग और बाकियों को लेकर उस जाइंट स्नेक की पिटाई करने गया। वहां पहुंचते ही उस वाइपर की इन्फो मेरी आंखों के सामने आ गई। ये एक लेवल 2 मॉन्स्टर था। कोई हैरानी नहीं कि दावेंग पहले इसको हरा नहीं पाया, पर अब फ्रंट पर दावेंग के टैंकिंग के साथ हमने उसे सेकंड्स में मार दिया। तभी सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट दिया, सक्सेसफुली किल्ड स्नो वाइपर। आपने 30 एक्सपीरियंस गेन की है। कांग्रेचुलेशन, आप इस रीजन में फर्स्ट ब्लड रिवॉर्ड पाने वाले पहले वॉचर हैं। तभी मुझे एक स्नेकमैन प्रीस्टेस स्क्रॉल मिलता है। स्नेकमैन प्रीस्टेस समनिंग स्क्रॉल एक लेवल 5 स्नेकमैन प्रीस्टेस को समन करता है कॉम्बैट में असिस्ट करने के लिए। ये देखकर मैं खुश हो गया और तुरंत इसका यूज किया। फिर एक बहुत खूबसूरत स्नेक वुमन अचानक प्रकट हुई। उसने मुझसे कहा, ऑनरेबल लॉर्ड, स्नेकमैन प्रीस्टेस एलिना आपकी सर्विस में हाजिर है। मैंने एलिना का स्टैट्स पैनल चेक किया और मेरी आंखें चमक उठी। एलिना के पास एक्चुअली 2 बफ स्किल्स थे। उसकी पहली एबिलिटी स्केल आर्मर है जो टेम्परेरीली खुद को या एक एलाय को 10 आर्मर प्रोवाइड करती है, और उसकी दूसरी एबिलिटी स्नेकमैन बर्जर्क है जो खुद को या एलाय को एक बर्जर्क इफेक्ट देती है जो मूवमेंट और अटैक स्पीड को 60 सेकेंड्स के लिए 20% बढ़ा देता है। जब तक ये बफ है, इटर्नल पावर के साथ मिलकर ये परमानेंट हो जाता है। मैंने तुरंत एलिना को ऑर्डर दिया कि वो ये दोनों स्किल्स हम पर कास्ट करे। तुरंत सभी ने, जिसमें मैं भी शामिल था, इन दोनों स्किल्स के परमानेंट स्टैक्ड इफेक्ट को एंजॉय किया। मैंने एलिना को भी एक परमानेंट फ्रॉस्ट हीलिंग दी। पावर फील करके एलिना भी उतनी ही शॉक थी और हाँफते हुए बोली, माय लॉर्ड, आपकी पावर सच में अनफेथमेबल है। मैंने सेटिस्फेक्शन से अपना सिर हिलाया और स्नो वाइपर के कॉर्प्स को डिसमेंटल किया। मुझे एक वेनम सैक मिला जो अटैक्स में पॉइजन ऐड करता है और 17 पीसेस स्नेक मीट के मिले। स्नेक मीट देखकर दावेंग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी कहा, मैंने इतने टाइम से मीट नहीं खाया। जो भी मुझे एक पीस मीट खाने देगा, मैं उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम लोग आज रात हार्डवर्क करोगे, हम सब मिलकर स्नेक सूप पी सकते हैं। कैंप लौटने के बाद सांजुआ ने मुझे रिपोर्ट किया, लॉर्ड, क्वेरी से ज्यादा दूर नहीं, हमें एक छोटी कोल माइन मिली, पर वहाँ 2 स्नो वॉल्स उसको गार्ड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पास जाने की हिम्मत नहीं की। कोल माइन के बारे में सुनकर मेरी आंखें चमक गई। मैंने कहा, कोल लकड़ी से बहुत बेहतर फ्यूल है क्योंकि कोल ज्यादा हीट जनरेट करता है। हम दूसरी फैसिलिटीज के लिए वुड बचा सकते हैं। फिर मैंने स्नोवॉल्स के स्ट्रेंथ के बारे में पूछा। सांजांग ने कहा, वो वाइपर से थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने सिर हिलाया और कहा, इसका मतलब वो लेवल 3 या लेवल 4 के मॉन्स्टर्स हैं। अब जबकि मेरे पास एक लेवल 5 एलिना है, हमारे पास लड़ने के लिए डेफिनेटली स्ट्रेंथ है। मैंने सैनजांग और सुवांग को बोला कि उन्होंने अच्छा काम किया है और इसलिए मैं आज रात उन्हें
एक्स्ट्रा मीट दूंगा। फिर मैं तुरंत बाकियों को माइन की तरफ ले गया। माइन के पास पहुंचते ही इसकी इन्फॉर्मेशन मेरी आंखों के सामने आ गई। साथ ही मैंने उन 2 स्नोवॉल्स को देखा। पैनल ने दिखाया कि वो लेवल 3 के वाइल्ड मॉन्स्टर्स थे। मेरी पूरी टीम के पास इनफाइनाइट रीजन और हाई डिफेंस था, प्लस एलिना भी फाइट कर रही थी। ज्यादा टाइम नहीं लगा और हमने स्नो वॉल्फ को मारना स्टार्ट किया। तभी सिस्टम का अलर्ट आया, आपके टेरिटरी मेंबर एलिना ने स्नो वॉल्फ को मार दिया, 40 XP गेन की। और इस फाइट का एंड इस नोटिफिकेशन के साथ हुआ, आपने 20 एक्सपीरियंस गेन की। ये बस ऐसे ही खत्म हो गया। मैंने दोनों स्नो वॉल्फ के कॉर्प्सेस को डिसमेंटल किया। मैंने इतने बड़े लूट की उम्मीद नहीं की थी। ना सिर्फ 2 ग्रीन टियर वॉल्फ पेल्ट्स मिले, बल्कि 130 यूनिट्स वॉल्फ मीट भी, साथ में वॉल्फ की हड्डियां और दांत भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक ब्लू टियर ट्विन वॉल्फ नाइट समनिंग स्क्रोल ड्रॉप हुआ। उसके डिस्क्रिप्शन चेक करने पर पता चला ट्विन वॉल्फ नाइट रिक्रूटमेंट स्क्रोल इंस्टेंटली एक पावरफुल लेवल 10 ट्विन वॉल्फ नाइट समन करता है। हालांकि इसे यूज करने से पहले ध्यान रखें कि आपकी फूड सप्लाई सफिशिएंट हो। मैंने अभी एक लेवल 5 एलिना को समन किया था और अब एक लेवल 10 ट्विन वॉल्फ नाइट। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरी तो चांदी ही हो गई। ऊपर से वॉल्फ बेल्ट्स कोल्ड रेजिस्टेंट कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। ये मेरे और लियाको के लिए अर्जेंटली जरूरत को पूरा कर देगा। मैंने तुरंत एक वॉल्फ बेल्ट लियाको के ऊपर डाल दिया, जो मेरे बगल में ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में तुरंत गहरी ग्रेटिट्यूड दिखाई दी। मैं मुस्कुराया और फिर माइन को कैप्चर करना शुरू किया। जिस पल ये सक्सेसफुली कैप्चर हुई, सिस्टम ने मुझे नोटिफाई किया कि मुझे एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट मिला है। उसी वक्त सिस्टम की आवाज फिर आई और एक स्पेशल प्रॉम्प्ट दिखा, क्योंकि आप इस सर्वर पर एक रिसोर्स पॉइंट कैप्चर करने वाले पहले सर्वाइवर हैं, आपको पर्पल गियर, एंशिएंट वेपन, बैरेट राइफल और 12.7 mm एमो के 10 राउंड्स मिलते हैं। मैं बिल्कुल दंग रह गया। ये सच में बैरेट है। क्या मैंने ठीक सुना? एंशिएंट वेपन्स बैरेट के स्टैट्स कुछ ऐसे थे, अटैक पावर 967 से 993 और अटैक इंटरवल 2 सेकेंड्स। इसके साथ ही उसमें स्पेशल इफेक्ट 1 ये था, आर्मर पियर्सिंग। एनिमी का 100 पॉइंट्स आर्मर इग्नोर करने का 50% चांस है। और स्पेशल इफेक्ट 2 ये था, हेडशॉट, जिसमें सर पर अटैक करने से 50% एक्स्ट्रा डैमेज होता है। मैं शॉक्ड था। अर्ली गेम में 900 से ज्यादा अटैक पावर होना प्रैक्टिकली गॉड स्लेइंग है। कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि मेरे पास सिर्फ 10 बुलेट्स हैं। एक बार टेरिटरी लेवल 4 पर पहुंच जाए तो मैं एमो फैक्ट्री अनलॉक कर सकता हूं। फिर बुलेट्स का कोई इशू नहीं होगा। बैरेट्स को स्टोर करते हुए मैं माइंस के अंदर चला गया। माइन को कैप्चर करने के बाद सिस्टम ने मुझे रिमाइंड कराया कि अंदर एक ब्रॉन्ज चेस्ट है। इसे खोलते ही मुझे इंस्टेंटली सप्लाईज का एक ढेर मिल गया और एक मार्केट ब्लूप्रिंट, जिसके एक बार बनने के बाद मैं दूसरे सर्वाइवर्स के साथ रिसोर्सेज ट्रेड कर सकता हूँ। फिर मैंने बची हुई आइटम्स चेक की। मैं ये स्टाफ यूज कर सकता हूँ। स्नो बूट्स कोल्ड रेजिस्टेंस गियर हैं। इनके फायदे तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। वहाँ एक मेडिकल किट भी थी जो कोल्ड्स को क्योर कर सकता है और एक बहुत बढ़िया आइटम भी है। ये कंफर्म करने के बाद कि आसपास कुछ नहीं है, मैंने ब्रॉन्ज चेस्ट को डिसमेंटल कर दिया और 5 कॉपर ले लिए। फिर मैं माइन के बाहर गया। लियाको ने मुझे बताया कि उन्होंने 5 से 112 पीसेस कोल कलेक्ट कर लिए थे। ये लंबे समय तक चलने के लिए काफी हैं। मैं मुस्कुराया, ठंड से कांपती हुई लियाको की तरफ देखा और उसे स्नो बूट्स थमा दिए। उसकी आंखों में शुक्रिया था, पर उसके पैर ठंड से जम गए थे, जिससे जूते चेंज करना मुश्किल हो रहा था। मैंने सीधे खुद उसके लिए बूट चेंज कर दिए और फिर उसके पैर देखे। मुझे उसके पैर बहुत, ऐसा नहीं बोलता वो, ये बस। और फिर उसे एक प्रिंसेस की तरह उठाकर टेरिटरी वापस ले गया। लियाको पूरे रास्ते ब्लश करती रही, पर उसने कुछ कहा नहीं। बॉस की बीवी के साथ मजा करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। टेरिटरी वापस आकर मैंने रिसोर्सेज चेक किए। फिर दावेंग और अरवांग को एक लंबर यार्ड बनाने का ऑर्डर दिया, सांचुआंग को एक मार्केट बनाने का और सुवांग को एलिना के रहने के लिए एक छोटा शेल्टर बनाने को कहा। जैसे ये सब हो जाएगा, सब रेस्ट कर सकते हैं और खा सकते हैं। फिर लियाको और मैं लॉर्ड्स कैबिन में आए। मैंने उसे थोड़ी देर रेस्ट करने दिया, जबकि मैंने खुद एक सिंपल स्टोव बनाया और दिन में उसने एक मीट को पकाना शुरू किया। अब तक बाहर रात हो रही थी और टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। आउटडोर टेम्परेचर एक स्टैगरिंग -50 डिग्री तक पहुंच गया। यहाँ तक कि अंदर स्टोव जलने के बाद भी ये सिर्फ -16 डिग्री था। हालांकि शुक्र है दावेंग और बाकियों ने टाइम पर कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया और लॉर्ड्स कैबिन के अंदर वापस आ गए। मैंने दावेंग और टीम को बोला कि मैं उनके आज के परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एक रिवॉर्ड के तौर पर वो लोग इस स्नेक सूप के पॉट को पेट भरकर एंजॉय कर सकते थे। ये देखकर कि आज सच में खाने में मीट था, वो लोग खुशी से पागल हो गए। खाते वक्त उन्होंने अपने लॉर्ड को रिपे करने के लिए हार्डवर्क करने की कसम खाई
उसी वक्त उनकी अफेक्शन लेवल आसमान छू गई, सब 80 के ऊपर पहुंच गए। फिर मैंने एलिना की तरफ देखा जिसकी हंगर 50 पर थी और पूछा कि क्या वो कच्चा मीट खाती है या पका हुआ। एलिना ने कहा, ऑनरेबल लॉर्ड। मैंने अपना सर हिलाया। मैं 2 स्नेक मीट के पीसेस निकालकर एलिना को देने ही वाला था, पर कुछ सोचकर मैंने उन्हें वापस रख दिया और उन्हें 2 वॉल्फ मीट के पीसेस से स्वैप कर दिया, जिससे एलिना की अफेक्शन इंस्टेंटली बढ़ गई। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं एक स्नेक को स्नेक का ही मीट दे देता तो कैनिबलिज्म नहीं हो जाता वो। खैर, उसकी हंगर लेवल सिर्फ 10 ही बढ़ी। एलिना की एफिनिटी अब 60 पर थी, लेकिन मैं चाहता था कि उसकी एफिनिटी लेवल और ज्यादा बढ़े। अगर उनका पेट लंबे टाइम तक नहीं भरेगा तो उनकी लॉयल्टी गिर जाएगी। ऊपर से एलिना मेरी मेन कॉम्बैट पावर है और बहुत यूजफुल है, तो मैंने आराम से 4 और पीसेस निकाल दिए, उसकी हंगर लेवल को 80 तक बढ़ा दिया। पर एलिना की बड़ी डाइट ने मुझे साई करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा मेरे पास अभी भी एक और भी ज्यादा पावरफुल ट्विन वॉल्फ नाइट रिक्रूटमेंट स्क्रोल है। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि कल से मुझे और फूड इकट्ठा करने का तरीका ढूंढना ही होगा, क्योंकि अब रात हो चुकी है और इसीलिए हम बाहर काम या एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। मैंने बस वर्ल्ड चैट इंटरफेस खोला ये देखने के लिए कि बाकी सर्वाइवर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पर सिचुएशन अच्छी नहीं थी। वहाँ बहुत सारे डेथ नोटिसेस और ड्रॉप्ड बैकपैक्स थे। हालांकि कुछ प्लेयर्स ने अपने टिप्स शेयर किए थे, जैसे लॉर्ड्स कैबिन बनाने और कैंपफायर को अपग्रेड करने को प्रायोरिटी देना। साथ ही टेरिटरी के अंदर रहने से आप मॉन्स्टर अटैक से बच सकते हैं। ये सोचकर मैंने भी चैट पर लिखा, आज रात का सबसे लो टेम्परेचर -60 डिग्री तक जाएगा। अगर आप टाइम पर लॉर्ड्स कैबिन नहीं बना सकते तो आप वुड बोर्ड्स और स्टोन्स का यूज करके एक सिंपल शेल्टर बना सकते हैं। यह आपको पहली रात सरवाइव करने में मुश्किल से मदद करेगा। फिर मैं रीजनल चैनल पर गया। सिस्टम के अकॉर्डिंग 500 × 500 किलोमीटर का एक स्क्वायर एरिया है। फर्दरमोर करंट रीजन का नाम रीजन 174 है और ऑनलाइन काउंट 40,000 में से 38,000 है। जहां तक मुझे मैसेजेस मिले उनसे मुझे पता लगा कि ज्यादा लोग अर्थ पर मेरे पास के सिटीज से थे। ऐसा लगता है ट्रांसमाइग्रेटेड ने आसपास की सिटीज के लोगों को एक साथ ग्रुप कर दिया है। बाकी सब वेरियस हेल्प रिक्वेस्ट, टिप्स और ट्रेडिंग पोस्ट थे। मैंने मार्केट चेक किया कुछ सप्लाईज ट्रेड करने के लिए। उनमें से मेड स्पेल आइस आर्मर बेचने वाली एक पोस्ट ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। आइस आर्मर स्पेल टेम्पररी आपके आर्मर स्टैट्स को बढ़ा सकता है। हालांकि ये बहुत सारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है और मेरे लिए एक बहुत टैक्सिंग स्किल है, पर मेरी इटर्नल पावर के साथ मैं इस शील्ड को परमानेंट बना सकता हूँ। ये प्रैक्टिकली एक गॉड टियर स्किल है, पर इसका आस्किंग प्राइस 50 फूड बहुत ज्यादा था। हालांकि सेलर मॉल भाव के लिए ओपन था। मैंने उसे प्राइवेटली मैसेज करने का डिसाइड किया। मैंने पूछा, दोस्त क्या तुम आइस आर्मर स्पेल बुक को 10 फूड के लिए ट्रेड करोगे? उसने मुझे जवाब दिया, भाई ये मोल भाव है, हाईवे रॉबरी नहीं। उसने भड़क कर रिप्लाई किया, एक स्किल बुक के लिए 10 फूड? तुम जाके भीख क्यों नहीं मांगते? मैंने उसे शांति से जवाब दिया, मुझे पता है तुम डेस्परेट हो, रिजेक्ट करने में जल्दबाजी मत करो। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये नॉर्मल फूड नहीं मीट है? सेलर चौंक गया और बोला, क्या तुम्हें इतनी जल्दी मीट मिल गया? मैंने आइटम डिटेल्स भेज दिए। उसने तुरंत रिप्लाई किया, कम से कम 40 फूड वैल्यू, इसका मतलब 8 पीसेस स्नेक मीट, वरना नो डील। मैंने स्मर्क किया और कहा, ज्यादा से ज्यादा 3 पीसेस स्नेक मीट दे सकता हूँ। ऊपर से आइस आर्मर बस एक अर्ली गेम स्किल है, इसका ड्रॉप रेट इतना लो नहीं है। कल के बाद तुम इसको फूड के लिए ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हिचकिचाया और बोला, ठीक है 3 पीस स्नेक मीट ही सही। अगर मैं इसको राशन करूं तो ये मेरी फैमिली के लिए एक और दिन जिंदा रहने के लिए काफी है। ये देखकर मेरी नजर बदली और उसे एक ऑफर दिया, एक काम करते हैं, इसको 20 फूड वैल्यू कर दो, मैं 5 लॉफ्स ब्रेड भी ऐड कर दूंगा। दूसरी पार्टी खुशी से मान गई और इस तरह मैंने सक्सेसफुली एक स्किल बुक ऑब्टेन कर ली। आइस आर्मर के बारे में डिटेल्स थी कि ये मेंटल एनर्जी कंज्यूम करती है खुद को या एलाय को एक आर्मर देने के लिए, जो कि इक्वल है स्पिरिट पॉइंट 6x के, और ये 30 सेकंड तक चलता है। मेरे करंट स्पिरिट स्टैट 8 है, तो इस स्किल बुक के यूज से मेरे आर्मर में 5 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। अगले ही सेकंड मैंने आइस आर्मर कास्ट किया। एक सक्सेस प्रॉम्प्ट के बीच सिस्टम ने नोटिफाई किया, इटर्नल पावर एक्टिवेटेड, स्किल एक परमानेंट स्टेटस बन गया है, आर्मर परमानेंटली 5 से बढ़ गया। मैं बहुत खुश था। अब मेरा आर्मर स्टैट 15 पहुंच चुका था। लेवल 3 के नीचे के मॉन्स्टर तो मुझे स्क्रैच भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लियाकू पर भी आइस आर्मर कास्ट किया। इस दौरान चैट चैनल के थ्रू लियाकू को दूसरे सर्वाइवर्स की सिचुएशन के बारे में पता चला। अभी जाकर उसको रियलाइज हुआ कि हर कोई उसकी तरह नहीं था, जो पहले से ही एक वार्म लॉर्ड्स कैबिन में रह रहा हो। फिर उसने कहा, थैंक यू आंग, अगर तुम ना होते तो मैं शायद बाहर अब तक ठंड से मर चुकी होती। मैंने उसे जवाब दिया,
ये कोई बड़ी बात नहीं है भाभी, क्योंकि हम एक ही टीम में असाइन हुए थे। हमें इस दुनिया में बेहतर सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। आपकी मदद करना मेरी खुद की मदद करना है। लियाको ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं इस दुनिया को जल्दी अडाप्ट कर लूंगी और तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगी। फिर हमने गुड नाइट बोला और सोने चले गए। तभी किसी ने लियाको को फ्रेंड की तरह ऐड किया। वो उसकी माँ यूलान थी। फिर एक वीडियो कॉल रिक्वेस्ट आई। लियाको थोड़ी हिचकिचाई पर एक्सेप्ट कर ली। उसने तुरंत अपनी माँ को डिमांड करते हुए सुना, लियाको क्या तेरे पास कोई एक्स्ट्रा फूड है? हमें थोड़ा सपोर्ट कर। तुझे अंदाजा नहीं है, तेरे 2 भाई, तेरे पापा और मैं बहुत बुरी हालत में हैं। उस बॉक्स में बिल्कुल ना के बराबर खाना था। इतना खाना तेरे दोनों भाइयों के लिए काफी नहीं था। उनको बड़बड़ाते हुए सुनकर लियाको के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। ये बिल्कुल अर्थ जैसा ही था। उसके पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिए या मरे। उन्होंने बस आते ही फूड मांगना शुरू कर दिया। उसे उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया था किसी गैंगस्टर बॉस से शादी करने के लिए। लकीली वो गैंगस्टर बॉस शादी से पहले ही मर गया और वो इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में आ गई, फाइनली उस नाइटमेयर फैमिली से बचकर। तो उसने रिप्लाई किया कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं है। पर फिर उसके पापा ने एग्रेसिवली सवाल किया, बदतमीज, क्या तू हमसे झूठ बोल रही है? तू पहले से ही ये घर में रह रही है और तू कहती है तेरे पास खाना नहीं है। और वो फर कोट जो तूने पहना है वो तुझे कहाँ से मिला? फिर साइड से एक बच्चे की आवाज आई, मॉम, डैड, वो फर वॉल्फ पेल्ट का है। सिस्टर ने जरूर किसी वॉल्फ को मारा होगा। सिस्टर के पास वहाँ मीट है। कमीनी लड़की, तू मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करती है। तेरे पास मीट है पर तूने अपनी फैमिली के साथ शेयर करने से मना कर दिया। एहसान फरामोश, मैंने तुझे बेकार में ही पाला। अपनी फैमिली के एक्यूजेशंस को झेलते हुए लियाको ने अपने आंसू रोके। वो फ्लस्टर्ड और हेल्पलेस दिख रही थी। उसकी माँ और भड़क उठी, तू ऐसे एक्ट कर रही है जैसे तू विक्टिम है। हम पूरा दिन भूखे रहे पर हमने कोई शिकायत नहीं की। लियाको, तू सच में बहुत घमंडी हो गई है। पर ठीक उसी वक्त मैं अचानक उसके बगल में आ गया और बोला, तुम 2 बुड्ढे वहाँ बैठकर क्या बकवास कर रहे हो? लियाको की माँ गुस्से में आ गई और उसने मुझसे कहा, तू कौन है? मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। तुझे बीच में बोलने का क्या हक है? मैंने उन्हें सीधे बहुत बुरा भला कहकर डांटा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। रही बात मेरी हक की, मैं वही इंसान हूँ जिसने वॉल्फ को मारा और मीट मेरा है, इसीलिए ये मैटर मेरा है। तुम्हें थोड़ा सा चाहिए, सपने देखते रहो। मैं तुम्हें ब्रेड का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा, चाहे वो सड़ी क्यों ना जाए। तुम्हारे अपने हाथ पैर हैं, तुम लोग खुद जाकर अपने लिए खाना क्यों नहीं हंट करते? अपनी बेटी का खून चूसने आने के बजाय क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? फिर मैंने लियाको को इशारा किया कि वो वीडियो कॉल तुरंत काट दे। कॉल काटते ही दुनिया इंस्टेंटली शांत हो गई। लियाको थोड़ी डरी हुई लग रही थी। उसको अपने इमोशंस कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पर उसने फिर भी मुझसे कहा, आंग, मुझे सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने उसे समझाया, कोई बात नहीं भाभी, ये लोग बिना कुछ किए मुफ्त का खाना चाहते हैं, मुझसे सप्लाईज लेना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। और ये याद रखना, चाहे जो कोई भी तुमसे फूड या रिसोर्सेज मांगे, तुम बिल्कुल नहीं दोगी। अगर तुम एक बार झुक गई तो ये चीज दूसरी बार भी होगा और वो लगातार चीजें मांगते रहेंगे, समझी? लियाको को पता था कि इस दुनिया में आकर भगवान ने उसे एक मौका दिया अपनी ओरिजिनल फैमिली से फ्री होने का, एक फ्रेश स्टार्ट करने का। इसीलिए उसने सीरियसली नॉड किया और कहा, मैं समझ गई आंग। अचानक कुछ याद आने पर वो स्टोव के पास गई और गर्म पानी का एक छोटा बेसिन लाई और मुझसे बोली, आंग, मैं देख रही हूँ ठंड से तुम्हारे पैर लाल हो गए हैं, मुझे गर्म पानी से तुम्हारे पैर धोने दो। इतनी जलन फील हो रही है मुझे भाई। ठीक है। इस दौरान लियाको के पेरेंट्स गुस्से में पागल थे, पर उसके पापा को अचानक याद आया कि मैं कुछ जाना पहचाना सा लग रहा हूँ। थोड़ा सोचने के बाद उसकी माँ ने आखिरकार मुझे पहचान लिया और बोली, इससे पहले कि हम लियाको को गैंगस्टर बॉस चेन जैंग से शादी करने के लिए फोर्स करते, वो लड़का बस चेन जैंग के अंडर एक ड्राइवर है जो स्पेसिफिकली लियाको को ड्राइव करने के लिए असाइन किया गया था। ये जानकर कि मैं बस एक ड्राइवर था, उसके पापा ने एक शैतानी मुस्कान दी, एक प्लान बनाते हुए। उसने स्क्रीन पर पहले देखा था कि उनके सिटी के सैन येन गैंग का फैंग लॉन्ग अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहा था और फैंग लॉन्ग भी लियाको के क्रेजी स्टॉकर्स में से एक था। वो पूरी तरह से फैंग लॉन्ग को बैकअप के लिए कांटेक्ट कर सकता था और मुझे रास्ते से हटा सकता था। टाइम स्किप होकर अगला दिन आ गया। तभी एक ग्लोबल नोटिफिकेशन गूंजी, अटेंशन ऑल सर्वाइवर्स, आपने आइस एज की पहली रात सरवाइव कर ली है। नोविस प्रोटेक्शन 4 दिन 22 घंटे बाकी हैं। चैट चैनल चेक करने पर मैंने नोटिस किया कि ऑनलाइन काउंट 1000 से ज्यादा ड्रॉप हो चुका था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैंने दावेंग और बाकियों को ऑर्डर दिया कि पोलर वर्कर कैबिन को अपग्रेड करना जारी रखें और दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाएं।
फिर मैंने ट्विन वॉल्फ नाइट समनिंग स्क्रोल निकाला। जैसे ही मैंने इसे यूज किया, एक जाइंट वेयरवॉल्फ की सवारी करता हुआ एक नाइट मेरे सामने प्रकट हुआ। उसने सल्यूट किया। ट्विन वॉल्फ नाइट आसम, आपकी सर्विस में। मैंने उसके स्टैट्स पैनल को चेक किया। मैंने पाया कि आसम के अलावा वो वॉल्फ भी लेवल 10 का था। ये समन प्रैक्टिकली एक बाय वन गेट वन की तरह था। कितनी कमाल की डील है। मैंने नॉट किया। फिर हमने आइस आर्मर, फ्रॉस्ट हीलिंग, स्केल आर्मर और स्नेक मैन बर्जर्क असम पर कास्ट कर दिया। उसके पास कुल मिलाकर 4 परमानेंट बफ्स हो चुके थे। असम तुरंत शॉक हो गया और बोला, आप सबसे महान पावर वाले लॉर्ड हैं जिन्हें मैंने आज तक देखा है। असम आपके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाता है। उसी वक्त सिस्टम ने मुझे नोटिफाई किया, आपने टेरिटरी मेंबर असम की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद की। लॉयल्टी बढ़ गई और असम की करंट लॉयल्टी 80 है। मैं सेटिस्फेक्शन से मुस्कुराया। इटर्नल पावर वाकई बहुत काम की चीज है। फिर मैंने असम से कहा कि उसका पहला टास्क एक एक्सप्लोरेशन मिशन है। मैंने उसे इंस्ट्रक्ट किया, कैंप के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ और रास्ते में आने वाले किसी भी रिसोर्स पॉइंट्स या वाइल्ड क्रिएचर को मार्क करो। जब एक्सप्लोरेशन रेडियस 10 किलोमीटर तक पहुंच जाए तो वापस आकर रिपोर्ट करना। असम ने कहा, जैसा आप कहें, और वो निकल पड़ा। इस दौरान पोलर वर्कर कैबिन भी लेवल 2 पर पहुंच गया, जिसे अब 8 पोलर वर्कर्स तक को समन किया जा सकता था। मैंने और फूड खर्च करके उन्हें समन किया। उनका नाम वुजांग, लुवांग, शिवांग और बजंग रखा। मैंने उन्हें स्टोन्स और वुड इकट्ठा करने और कंस्ट्रक्शन हैंडल करने पर लगा दिया। इसके बाद मैं लियाको को मार्केट ले गया। मेरा प्लान कुछ सप्लाई सेल करके बदले में और यूजफुल आइटम लेने का था। सबसे पहले मैंने वॉल्फ मीट लिस्ट किया, ये स्पेसिफाई करते हुए कि मैं इसे सिर्फ गियर, वेपन्स और स्किल बुक्स के लिए ही ट्रेड करूंगा। मीट के दिखने से सर्वाइवर्स के बीच में इंस्टेंटली एक हंगामा मच गया। अनगिनत लोगों ने मुझे डीएम किया। हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग अपनी बेसिक टेरिटरी रिसोर्सेज जैसे वुड, स्टोन और थोड़ा बहुत आयरन ट्रेड करना चाहते थे। मैंने उन्हें काइंडली रिमाइंड कराया कि बेसिक रिसोर्सेज सर्वाइवल के लिए हैं और उन्हें ऐसे ही नहीं बेचना चाहिए। कुछ सर्वाइवर्स ने मेरी एडवाइस सुनी और ट्रेड कैंसिल कर दिया, पर बाकियों ने ट्रेड करने की जिद की। उनका रीजन था वो भूख से मरने वाले थे। फ्यूचर डेवलपमेंट की किसे पड़ी है? इस पर मैंने मना नहीं किया, पर मेरा वॉल्फ मीट रिजर्व कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए मेरा कॉमन स्टोन्स और वुड खरीदने का कोई प्लान नहीं था। मैं हालांकि पहले कुछ आयरन के लिए ट्रेड करके ब्लैकस्मिथ शॉप बना सकता था। एक ब्लैकस्मिथ शॉप स्टोन स्पीयर्स और स्टोन एक्स जैसे बेसिक गियर फॉर्ज कर सकती है। दूसरे गियर के लिए ब्लूप्रिंट चाहिए होते हैं, पर अभी सर्वाइवर्स के पास बहुत कम आयरन था। ज्यादातर के पास सिर्फ 2 या 3 पीसेस थे। एक पीस वॉल्फ मीट को 2 आयरन के लिए ट्रेड करना घाटे का सौदा था। इसीलिए मैंने सिस्टम से पूछा, क्या वॉल्फ मीट को छोटे पोर्शंस में स्प्लिट किया जा सकता है? सिस्टम ने तुरंत गाइड किया कि एक पीस मीट 1 kg का है और इसे 10 छोटे पीसेस में, यानी हर पीस 100 ग्राम में स्प्लिट किया जा सकता है। मैंने तुरंत मीट को 50 पोर्शन में स्प्लिट किया और ट्रेडिंग कंडीशन को 1 स्मॉल पोर्शन के लिए 2 पीसेस ऑफ आयरन पर सेट कर दिया। इंस्टेंटली मैंने एक मैसिव अमाउंट में रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए। मैंने टेरिटरी रिसोर्सेज चेक किए। इनके साथ मैं आखिरकार टेलर शॉप और ब्लैकस्मिथ शॉप बना सकता था, जबकि दूसरे सर्वाइवर्स अभी भी ब्लाइंडली एक्सप्लोर कर रहे थे। मेरी टेरिटरी पहले ही शेप ले चुकी थी। प्रोग्रेस बहुत ज्यादा फास्ट थी। जब तक मैं इस रिदम को कंटिन्यू रखूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मैं टेरिटरी लेवल अपग्रेड करके हायर टियर स्ट्रक्चर्स बना सकूं। फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ब्राइट दिख रहा था। फिर मैंने लियाको को गाइड किया कि कैसे फाइट करनी है, पर तभी सिस्टम का एक इमरजेंसी अलर्ट आया। आपके टेरिटरी मेंबर असम पर अटैक हो रहा है। मेरा दिल बैठ गया। असम अपने ट्विन वॉल्फ के साथ पहले ही एक लेवल 10 नाइट है। टियर 1 पर प्रैक्टिकली उसका कोई राइवल है ही नहीं, पर उस पर अटैक होने का मतलब था कि उसका किसी बहुत ही खतरनाक दुश्मन से सामना हुआ था। लियाको को भी अलर्ट मिला और उसकी आंखें चिंता से भर गई। मैंने उसे तसल्ली दी, असम के ऊपर 4 परमानेंट बफ्स हैं। जब तक वो 1 शॉट ना हो जाए, उसे बच निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ मिनट बाद हमें असम का कोई डेथ नोटिस नहीं मिला। जल्दी ही मैंने देखा असम कैंप वापस आ गया और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। मैंने अपनी बैरेट उठाई और उसके पास गया, पूछा कि क्या हुआ। असम ने जल्दी से माफी मांगी और बताया, कैंप से करीब 3 किलोमीटर दूर हमारा सामना एक पावरफुल स्नोफील्ड डायर बैर से हुआ है। वो डायर बैर लाइटनिंग शूट कर सकता है। लिंगडोंग और मैं उसकी एक हिट भी नहीं झेल पाते अगर आपने हमारी स्ट्रेंथ को पहले से बफ नहीं किया होता। माय लॉर्ड, शायद हम जिंदा वापस नहीं आ पाते। ये सब आपकी रहम दिली है कि हम जिंदा लौट कर आ पाए। उसका अंदाजा था कि सिर्फ एक टियर 2 नाइट ही उसे हरा पाएगा। ये सुनकर मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर उन दोनों को पूरी तरह हील किया और बोला, असम मुझे वहां ले चलो उसे देखने के लिए। वो स्नोफील्ड डायर बैर हमारे कैंप से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। इस बात ने मुझे इतना अनईजी कर दिया
कि मैं सो नहीं पाता। मुझे पहले उसकी स्ट्रेंथ ऑब्जर्व करनी थी। ऑफ कोर्स मुझे अपनी बैरेट राइफल पर भी पूरा भरोसा था। सब लेवल 20 मॉन्स्टर्स में बेसिकली मेरा कोई राइवल नहीं था। आधे घंटे बाद हम एक स्नोई माउंटेन के नीचे एक केव के पास पहुंचे। सिस्टम ने तुरंत हमें अलर्ट किया, आप स्नोफील्ड डायर बेयर्स लेयर पर पहुंच गए हैं। एक पावरफुल क्रिएचर अंदर रहता है, एक्सट्रीमली डेंजरस, कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। असम ने दबे पांव आगे बढ़ते हुए पूछा, माय लॉर्ड क्या मैं उसे बाहर ल्योर करके लाऊं? मैंने नॉड किया, बस सावधान रहना, बच निकलना, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी ही मुझे जमीन कांपती हुई महसूस हुई। अगली ही सेकंड एक बहुत बड़ा शेप केव से निकली एक मैसिव सर जो कम से कम 8 मीटर चौड़ा था, अचानक हमारे सामने आया। उसकी भयानक दहाड़ ने तुरंत एक विजिबल शॉक वेव बना दी। तभी स्क्रीन पर उसके स्टैट्स पॉपअप हुए। स्नोफील्ड डायर बेयर, लेवल 15, टियर 2 इलाइट क्रिएचर, हेल्थ पावर 4080, अटैक 347, स्किल 1 बेयर स्लैप, कम स्ट्रेंथ वाले एनिमीज पर 100% नॉकबैक इफेक्ट देता है। स्किल 2 वाइल्ड रॉर, एक टेरिफाइंग साउंड वेव रिलीज करता है जो 30 मीटर के अंदर एनिमीज को 3 सेकंड के लिए स्टन स्टेट में डाल देता है। स्किल 3 लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडर की पावर समन करता है, 20 मीटर के अंदर एनिमीज को 130% लाइटनिंग डैमेज देता है और 1 सेकंड पैरालिसिस अप्लाई करता है। इन तीनों स्किल्स को देखकर मैं शॉक रह गया। इस डायर बेयर की स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली किसी लेवल 20 मॉन्स्टर के बराबर थी, पर मैं घबराया नहीं। इसके बजाय मैंने कामली सिचुएशन को एनालाइज किया। दुश्मन के पास 4000 हेल्थ पावर है। मेरी बैरेट राइफल के साथ मुझे इसे मारने के लिए कम से कम 5 शॉट चाहिए। अभी मैं बेयर से 500 मीटर दूर हूँ। डायर बेयर की स्पीड से उसे मुझ तक पहुंचने में कम से कम 10 सेकंड लगेंगे। बैरेट का 2 सेकंड अटैक इंटरवल है। 10 सेकंड्स मेरे लिए 5 बार फायर करने के लिए काफी हैं। इसीलिए मैंने बैरेट को एम किया और ठीक स्नोफील्ड डायर बेयर पर शॉट फायर किया। तुरंत जैसे ही बेयर से खून निकला, एक टेरिफाइंग डैमेज नंबर -870 पॉपअप हुआ। अपना बैलेंस खोते हुए वो भारी भरकम तरीके से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मैं रुका नहीं और मैंने दोबारा फायर किया। इस बार डैमेज एक स्टैगरिंग -1234 था। इसने बैरेट का आर्मर पियर्सिंग इफेक्ट ट्रिगर किया था। 2 लगातार शॉट्स खाने के बाद स्नोफील्ड डायर बेयर पूरे मर्डरस इंटेंट से भर गया। वो वापस उठा और मेरी तरफ लपका। मैंने एक और शॉट फायर किया, पर ये वाला उसने एक्चुअली डॉज कर लिया। मैं गाली दिए बिना नहीं रह सका। ये कैसा कचरा एम है, मैंने मिस कैसे कर दिया? इस वक्त डायर बेयर के पास 1974 एचपी बची थी। हमारे बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए मेरे पास शूट करने के सिर्फ 2 चांसेस बचे हुए थे, पर अभी मैं अनयूजुअली काम फील कर रहा था। मैंने दोबारा फायर किया। 893 का डैमेज हुआ। डायर बेयर अब सिर्फ 100 मीटर दूर था और मेरे पास आखिरी शॉट बचा था। जीतने की चाबी बस इस एक पल पर थी। एक टेरिफाइंग डैमेज नंबर -1574 सीधा डायर बेयर के सर से फूटा। आखिरी ब्लो ने ना सिर्फ हिट किया बल्कि उसने एक हेडशॉट ट्रिगर कर दिया था। उसी वक्त एक सुनहरा सिस्टम प्रॉम्प्ट चमका। आपने सक्सेसफुली लेवल 15 स्नोफील्ड डायर बेयर को मार दिया है। लीपफ्रॉग किल एक्सपीरियंस 350 मल्टीप्लायर बाय 400% इक्वल्स टू 1400 XP टोटल। आपका लेवल बढ़ गया है, करंट लेवल 3। मुझे 1400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। मैं एक साथ 2 बार लेवल अप हुआ था, पर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स यहाँ खत्म नहीं हुए थे। अगले ही पल स्क्रीन पर लूट आइटम्स की लिस्ट आ गई। लूट एक्वायर्ड फ्रॉम स्नोफील्ड डायर बेयर, बेसिक हार्ट ऑफ पावर, बेसिक हार्ट ऑफ पावर असैशन आइटम। एक लेवल 10 सर्वाइवर या टेरिटरी मेंबर को असेंशन कंप्लीट करके एक टियर 2 क्रिएचर बनने देता है। असेंशन पर सभी स्टैट्स 100% बढ़ जाते हैं। बेसिक एलिमेंटल क्रिस्टल 8 एलिमेंटल पावर से भरे क्रिस्टल जो बेसिक मैजिक बिल्डिंग्स बनने या एल्केमी मटेरियल्स के रूप में यूज होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक इलाइट टियर क्रिएचर को मारने वाले पहले सर्वाइवर हैं। फर्स्ट ब्लड रिवॉर्ड के तौर पर आपको बेसिक एलिमेंटल एरो टावर ब्लूप्रिंट मिलती है और इसके साथ एक आइसफील्ड ड्रूइड रिक्रूटमेंट स्क्रोल। उसी वक्त सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन दिया। एलिनोर असम आपकी इस फॉर्मिडेबल कॉम्बैट पावर से गहरी तरह प्रभावित हैं। उनकी लॉयल्टी बढ़ गई है। मैं मुस्कुराया और बेसिक हर्ट ऑफ पावर असम की तरफ उछाल दिया। असम हैरान होकर बोला, माय लॉर्ड, इतना कीमती हार्ट ऑफ पावर क्या आप सच में मुझे दे सकते हैं? मैंने कहा, असम, आज अपने एक्शन से तुमने अपनी बहादुरी और कॉम्पिटेंस साबित की है। मुझे लगता है तुम इससे भी बड़ी पावर हासिल करने के लायक हो। असम तुरंत भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ माय लॉर्ड, सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया। असम आपके एक्शन से डीपली मूव्ड है। लॉयल्टी बढ़ गई है। करंट लॉयल्टी 95, स्टेटस रीच्ड डिवोटेड अनटू डेथ।
जैसे ही असम ने पावर क्रिस्टल यूज किया, उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा तुरंत एक टेरिफाइंग डिग्री तक स्पाइक कर गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया, टेरिटरी मेंबर असम हैज असेंडेड, ऑल स्टैट्स 100% इंक्रीज्ड। मैंने ब्रीफली असम के पोस्ट असेंशन स्टैट्स चेक किए, फिर एलिना की तरफ देखा। एलिना, अपना अच्छा काम जारी रखो। जैसे ही तुम लेवल 10 तक पहुंचती हो, मैं तुम्हारे लिए भी एक हर्ट ऑफ पावर ढूंढ कर लाऊंगा ताकि तुम टियर 2 में ब्रेक थ्रू कर सको। एलिना ने थैंकफुल होकर कहा, आपकी उदारता के लिए शुक्रिया लॉर्ड, मैं आपके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ माय लॉर्ड। तभी मुझे सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, एलिना आपकी बातों से मूव्ड है, लॉयल्टी इंक्रीज्ड, करंट लॉयल्टी 85। मैं मुस्कुराया और रिक्रूटमेंट स्क्रोल की तरफ देखा, जो कि एक आइस फील्ड ड्रूइड रिक्रूटमेंट स्क्रोल था। उसकी डिटेल में लिखा था, इस स्क्रोल को यूज करके एक लेवल 15 इलाइट ड्रूइड को समन करें। ये सच में एक लेवल 15 इलाइट मॉन्स्टर है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वहां दूसरा ब्लूप्रिंट था, बेसिक एलिमेंटल एरो टावर ब्लूप्रिंट। उसकी डिटेल्स के मुताबिक ये टेरिटरी में एक डिफेंस टावर बिल्ड करेगा जिसकी रेंज 600 मीटर होगी। हो जाती है वही गलती कभी कभी। एनीवेज, एरो टावर अटैक 213 होगा और अटैक इंटरवल हर 2.5 सेकेंड्स में एक बार होगा। मैं बस ये सब देखकर वाव कह सकता था। ये डिस्ट्रक्शन का एक और बड़ा वेपन था, एक सॉलिड 200 अटैक पावर वाला। ये प्रैक्टिकली किसी भी लेवल 5 क्रीचर को वन शॉट में मार सकता था, जैसे एलिना पहले थी। यहाँ तक कि एक बिना असेंड हुआ असम भी 600 मीटर रेंज फेस करते हुए टावर के बेस तक पहुंचने से पहले ही मारा जाता। फिर मैंने डायर बैर की कॉप्स की तरफ देखा और उसे डिसमेंटल करने का ऑप्शन चुना। इंस्टेंटली मुझे 1000 से ज्यादा पीसेस ब्लू क्वालिटी बैर मीट मिला, साथ में बैर पेल्ट, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा भी। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया वो ये था कि पहली बार बैर मीट खाने से एक वॉरियर क्लास के लिए स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंटली 2 से बढ़ जाता है। ये 48 अटैक और 40 एचपी के बराबर होता है। साथ में आर्मर में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके अलावा फूड वही चीज है जिसकी सर्वाइवर्स के पास सबसे ज्यादा कमी है अभी के लिए। अगर मैं इसको ट्रेड पर लगा दूं तो मैं श्योर हूं कि इससे खरीदने का हंगामा स्टार्ट हो जाएगा। ये सच में एक बहुत बड़ा फायदा है। लूट गिनने के बाद मैंने डायर बैर के केव की तरफ देखा। असम ने खुद आगे बढ़कर सजेस्ट किया कि वो पहले अंदर जाकर स्काउट करे। मैंने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद असम बाहर आया, ये बताते हुए कि वहां कोई खतरा नहीं है, पर वहां कुछ स्पेशल आइटम्स थे। मैं सरप्राइज था। केव के अंदर जाते हुए मैंने देखा कि अंदर अभी हाल ही में पैदा हुआ एक वाइट बैर कब था। ये एक्चुअली एक छोटा स्नोफिल्ड डायर बैर था जो लाइटनिंग कमांड कर सकता था और मैं उसे पेट करना चाहता था, पर मुझे तुरंत बिजली का झटका मारा गया और मेरी एचपी 1 पॉइंट से नीचे गिर गई। तभी सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट दिया, टेमेबल वाइल्ड क्रिएचर डिटेक्टेड, स्नोफिल्ड डायर बैर कब। क्या आप इसको टेम करके टेरिटरी में रिक्रूट करना चाहते हैं? टेम्ड क्रिएचर्स को फूड प्रोवाइड करना जरूरी है। मैच्योर होने के बाद ही उनमें कॉम्बैट पावर आएगी। मैंने एग्री पर क्लिक किया। सिस्टम ने नोटिफाई किया, रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल। फिर सिस्टम ने मुझे इसका नाम रखने का कोई प्रॉम्प्ट दिया। मैंने इस चीज के बारे में सोचा और इसका नाम वॉली बैर रखने का डिसाइड किया। लियाकू ने खुशी खुशी वॉली बैर को उठा लिया। मैं बस उसे वॉर्न करने ही वाला था कि ये झटका मारता है, पर लियाकू बिना झटके खाए जोर से हंसी। ये देखकर मैं स्पीचलेस था कि ये छोटा कब चमड़ी निकलेगा और पार्शियलिटी करेगा। खैर, और बैर नेस्ट के ठीक बगल में एक अनलॉक्ड सिल्वर ट्रेजर चेस्ट था। मेरी सांसें तुरंत तेज होगी उसे देखकर। इस दुनिया में चेस्ट ब्राउन्स, सिल्वर, गोल्ड से लेकर मून चेस्ट तक रेंज करता है। सबसे हाईएस्ट टियर मून चेस्ट लेजेंडरी गियर तक ड्रॉप कर सकता है और सिल्वर चेस्ट के लिए भी। जब मैंने अपने पिछले जन्म में गेम खेला था तो सिर्फ 10 दिन सरवाइव करने के बाद ही मुझे अचानक से एक मिला था। इस स्टेज पर इतनी जल्दी इसका मिलना बहुत मायने रखता है क्योंकि मुझे अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। तो मैंने उस चेस्ट को खोला, तभी स्क्रीन पर टेक्स्ट फ्लैश हुआ, कांग्रेचुलेशंस, ऑब्टेन्ड स्किल बुक मार्क रोबोट, ब्लैक आयरन बार्सर्स, मेडिकल किट, स्मॉल रिसोर्स पैक, मिथ्रिल। स्किल बुक को देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा क्योंकि ये कोल्ड आयरन मैकेनिक के लिए एक अर्ली गेम गॉड टियर स्किल है। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। स्किल बुक का नाम था मार्क रोबोट। ये कोल्ड आयरन मैकेनिक एक्सक्लूसिव स्किल बुक है जो मटेरियल्स और माना कंज्यूम करती है। एक मार्क रोबोट को समन करने के लिए जो सर्वाइवर के 120% स्टैट्स इनहेरिट करता है और रोबोट ड्यूरेशन 180 सेकेंड है। जहां तक गियर की बात है, ये ब्रेसलेट्स का एक पेयर है जो अटैक रेंज बढ़ाता है और मेरे लिए परफेक्ट है। स्मॉल रिसोर्स पैक यूज करने पर एक सर्टेन अमाउंट फूड, वुड और आयरन देता है। मिथ्रिल एक प्रीशियस मेटल है जो एडवांस्ड गियर और बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है।
वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। और इसका पार्ट 2 ज़रूर आएगा, वो सिंगर वाले का नहीं आ पाया क्योंकि उसमें इतने ट्रांसलेशन एरर थे, क्या बताऊँ भाई। और उनको अगर फिक्स भी करने बैठो तो इतना टाइम लग रहा था, तो वो हो नहीं पाया मेरे से अभी। बट ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं वो, जब मेरे को टाइम लगेगा और मेरा ऐसा मेरे को क्या बोलते हैं उसको, जब मेरा ब्रेन रॉट नहीं होगा, जब मेरा ब्रेन रॉट ख़त्म हो रखा होगा और मेरा फुल एकदम फोकस्ड लॉक्ड इन हूँगा मैं एकदम, तब मैं उसके पूरे ट्रांसलेशन एरर सब फिक्स करके उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा और मुझे ही चीज़ें समझ में नहीं आती तो मेरी ओसीडी मेरे को लात मारती है, समझ रहे हो तुम। एनीवेज यार, एक और भाई का मेरे को एक भाई का चैनल अच्छा लगा था। अगर तुम चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो यार। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा उस बंदे का। तुम अगर तुम्हें गेमिंग वीडियोस देखने हैं तभी उसको सब्सक्राइब करना, वरना ऐसे मत करना, किसी का नुकसान हो जाएगा फालतू में। एनीवेज, दिस इज एनिमे शुभ साइनिंग।